नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हाई स्कूल की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं और गणित का पेपर जो है वो इस बार नए तरीके से बनाया जा रहा है कि उसमें 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और यानी अगर 80 का पेपर है तो 32 नंबर के आएंगे और अगर 100 का पेपर होगा तो 40 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो इनको करने के लिए बच्चे कैसे इसमें अच्छे नंबर लाएं, इसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किए हैं। इसके लिए मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 आज जो बनाने जा रहा हूँ, तो ये सभी 15 पार्ट तक कक्षा 10 में गणित के सभी पार्टों के सभी अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे और इन प्रश्नों की मदद से बच्चे अच्छे नंबर उसमें ला सकते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर सही हो जाते हैं तो 40% नंबर तो बच्चों के आ ही जाते हैं। और उसके अलावा अगर वो और कोई क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अच्छे खासे नंबर उस विषय में गणित में आ जाएंगे। तो यहाँ में अब अध्याय 11 तक तो मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ और अब अध्याय 12 जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके बारे में जो राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र से जो प्रश्न बैंक दी गई हैं उनमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात इनमें से पेपर में आना ही है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए ये मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं कि अध्याय 12 में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है उसमें क्या आएगा। तो उसमें 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 अंक वाला 1 क्वेश्चन आएगा। कुल मिला के 4 अंक इस वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे, 4 अंक के प्रश्न। चलिए सबसे पहले सही विकल्प वाले प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग है तो इसकी परिमाप होगी। यानी अपन को पहले 154 जो वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको अपन लोग ये अपन जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर वर्ग होता है, तो पाई आर वर्ग बराबर 154 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब अपन लोग पाई का मान 22/7 रखेंगे तो ये आर स्क्वायर का मान अपन को 7 यहाँ पे ऑब्टेन होगा। और चूंकि यहाँ पे परिमाप पूछ रहे हैं तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो परिधि को कहा जाता है और परिधि का फार्मूला 2πr होता है। तो 2 मान रख देंगे यहाँ पर, पाई का मान जो 22/7 है वो रख देंगे, आर का मान जो 7 आया है वो रख देंगे, 7 से 7 यहाँ कट जाएगा और 22 दूनी 44। तो यहाँ पे 44 सेंटीमीटर जो है इसका वृत्त का परिमाप आ जाएगा। अर्थात जो पहला वाला जो प्रश्न है उसका जो सी नंबर का ऑप्शन है 44 सेंटीमीटर वो सही है। चलिए दूसरे वाले प्रश्न पे आते हैं और उसे देखते हैं कि यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, मतलब वो ये कहते हैं वृत्त का जो परिमाप है यानी कि वृत्त की परिधि है और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो अगर बराबर हैं दोनों, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो अपन देख लेते हैं कि वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि, तो परिधि किसके बराबर हो, क्षेत्रफल के बराबर। तो ये परिधि अपन जानते हैं 2πr होती है और क्षेत्रफल πr वर्ग होता है, तो इन दोनों को अपन ने बराबर रखा। तो पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, तो आर का मान यहाँ पर 2 आया। इसका मतलब इस कंडीशन में आर का मान 2 मात्रक होगा। तो यहाँ देख सकते हैं अपन लोग या 2 होगा। तो ये दूसरे वाले प्रश्न का जो पहला वाला जो आंसर है ए नंबर का 2 मात्रक, ये सही आंसर होगा। अब तीसरा वाला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित होगा। तो यहाँ पे बात आती है कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है, अगर एंगल P0 देखा जाए तो P0/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो कोई फार्मूला दिया नहीं है कि P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ये जो डी नंबर का जो पार्ट है उसमें देख रहे हैं कि अगर 2 से ये 720 काट दिया जाए तो 360 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 का भाग देने पर 360 आ जाएगा। मतलब ये वाला जो सवाल है, ये सूत्र है वो त्रिज्यखंड का सूत्र जैसा ये काम कर रहा है, क्योंकि ये 2 से कटने के बाद 360 हो जाए, यानी कि P/360 इंटू पाई आर वर्ग। तो ये वाला जो फार्मूला है डी वाला, ये जो है तीसरे वाले प्रश्न का आंसर सही है। चलिए खाली स्थान देख लेते हैं और खाली स्थान में ये दूसरा वाला जो प्रश्न है वो है, उसमें लिखा गया यदि वृत्त का क्षेत्रफल 4π वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी। मतलब ये यहाँ पे खाली स्थान में अपन को भरना क्या आएगी। तो अपन देख लेते हैं, क्षेत्रफल 4π है तो अपन जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है। पाई आर वर्ग के बराबर अपन 4π लिख दिया यहाँ पर, तो पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर का मान 4 आ जाएगा और आर का मान 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे 2 सेंटीमीटर अपन को भरनी है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि 70 वाला तीसरा प्रश्न आता है। इसमें अपन को ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट
गलत है, मतलब असत्य है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर अपन लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई आर होता है, ये सही बात है, ये कथन सही है, तो ये सत्य हो जाएगा पहला वाला। फिर यहाँ पे कह रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है, तो ये भी सही बात है यहाँ पे कि वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई आर वर्ग होता है, तो ये भी कथन सही है, तो ये भी सत्य यहाँ लिखा जाएगा। फिर तीसरा वाला है इसमें कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग थीटा बटे 360 होता है, तो यहाँ भी एक बात सही की गई है कि थीटा उसका एंगल है बनने वाला और थीटा बटे 360 इंटू पाई आर वर्ग, चाहे पाई आर वर्ग को आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये थीटा बटे 360 इंटू पाई आर वर्ग ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सही बात है ये, तो इसे भी अपन लोग यहाँ पे सत्य लिखेंगे। चौथा वाला प्रश्न है कि एक शब्द में और एक वाक्य में उत्तर लिखने वाला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो उसमें अपन लोग साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एक वाक्य वाले जो प्रश्न है उसमें लिखा है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो अपन जानते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र अभी पढ़ चुके हैं, पाई आर वर्ग होता है। वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है तो ये भी अपन लोग पढ़ चुके हैं, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर वर्ग, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। इस तरह का डिजाइन रहता है, त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल रहता है, चाप से और त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्रफल से त्रिज्यखंड अपन लोग कहते हैं। तो दोनों के फार्मूले ये लिखे जाएंगे। चलिए अपन लोग अगला वाला पार्ट देख लेते हैं। अगला वाला पार्ट जो 13 है जिसका नाम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इस वाले को देख लेते हैं। तो इस वाले पार्ट में से 1 अंक के 2 प्रश्न आने हैं और 4 अंक का 1 प्रश्न आना है, कुल मिला के यहाँ पे 6 अंक के प्रश्न आने हैं, 1 अंक के 2 आने हैं और 1 4 अंक का आना, मतलब 6 अंक के कुल प्रश्न आएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर से, 13 चैप्टर जो है उससे। तो यहाँ सत्य वाले प्रश्नों को देख लेते हैं, इसमें कौन सा कथन सत्य और कौन सा सत्य। यहाँ अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है, तो अपन जानते हैं कि जो अर्धगोला होता है, गोले का जो पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई आर वर्ग, लेकिन चूंकि आधा है तो 2 पाई आर वर्ग हो जाएगा, लेकिन ऊपर भी एक हिस्सा इसका जब आधा कटता है तो ऊपर भी एक हिस्सा वृत्त जैसा रहता है, तो वृत्त का एक क्षेत्रफल और उसमें जुड़ेगा, यानी कि वो 3 पाई आर वर्ग हो जाएगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर वर्ग होता है, ये सही बात है, ये कथन सही है, तो पहला वाला स्टेटमेंट सत्य है। दूसरा आता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग एच है, तो सही बात है, शंकु का जो आयतन होता है वो गोले के आयतन का 1/3 होता है, गोले का आयतन पाई आर वर्ग एच होता है और इसका शंकु का आयतन उसके आयतन से 1/3 होता है, सही लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये सही है। तो इसमें भी आपको सत्य लिखना है यहाँ पर। अब एक वाक्य वाले प्रश्न आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे फार्मूले लिखे हुए हैं, सबके फार्मूले लिखने होंगे। तो एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर वाला जो प्रश्न है दूसरा वो देख लेते हैं। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो अपन जानते हैं घनाभ का ये डिजाइन रहता है, इस तरह घनाभ रहता है, जैसे कमरे बनते हैं, कमरे का डिजाइन अधिकतर घनाभ जैसा ही होता है। डस्टर होता है बोर्ड में चलने का, वो भी घनाभ जैसा होता है। माचिस की जो होता है वो भी घनाभ जैसा होता है। तो उसमें हम जानते हैं एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक ऊंचाई होती है, तो उन्हीं से उसका फार्मूला बनेगा, क्रिएट होगा। तो इसका घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो होता है 2 कोष्टक में LVBH प्लस HL। यहाँ पे L को लेंथ बताया गया है, V को विड्थ बताया गया है और H को हाइट बताया गया है। तो यहाँ पे 2LV प्लस BH प्लस HL, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होगा। फिर यहाँ पे घनाभ के आयतन की बात चलती है, तो घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है LVH। L यहाँ पे लंबाई है, V चौड़ाई है और H ऊंचाई है। यहाँ पर गोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो पाई आर वर्ग होता है। तो ये पाई आर वर्ग, गोला यानी गेंद जो रहता है उसका क्षेत्रफल, पृष्ठ जो रहता है ऊपर का हिस्सा वो गोलाई वाला, वो 4 पाई आर वर्ग होता है। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो गोले के आयतन कितना उसके अंदर सामग्री बन सकती है, तो 4/3 पाई आर क्यूब ये गोले का आयतन का फार्मूला होता है। और यहाँ पे त्रिज्या है गोले की। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो अर्धगोला अपन जानते हैं पूरे गोले का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर जी। तो आधे का करेंगे तो 2 पाई आर वर्ग हो जाएगा। तो 2 पाई आर वर्ग अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है। लेकिन अगर आधे गोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो उसमें एक वृत्त ऊपर वाला हिस्सा और जुड़ जाता है, इसलिए वो 3 पाई आर वर्ग हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ में। वक्र पृष्ठ में 2 पाई आर वर्ग होगा, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो ऊपर का एक वृत्त और जुड़ जाता है, हिस्सा कटा हुआ, तो 3 पाई आर वर्ग हो जाता है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो ये अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होगा, जो पूरा गोले के आयतन का सूत्र है उसका हाफ होगा। तो 2/3 पाई आर क्यू ये हाफ हो जाएगा आधे गोले के आयतन का सूत्र, 2/3 पाई आर क्यू। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है बाहर का एरिया वो 2 पाई आर एच होता है। ये बेलन इस तरह का रहता है, तो उसका ये अपन ढोलक टाइप का रहता है। ढोलक में जो बजाने वाले हिस्से होते हैं उनको छोड़कर बाकी का जो हिस्सा है वो एक वक्राकार स्थिति होती है। तो ऐसा ही बेलन में होता है, उसे अपन लोग वक्र पृष्ठ कहेंगे। उसका फार्मूला 2 पाई आर एच होता है।
बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की जब बात करेंगे तो बेलन का एक तो वक्र पृष्ठ रहेगा, साथ में इस साइड में दो वृत्त जैसे हिस्से होते हैं इनका पृष्ठ जो क्षेत्र है वो भी जोड़ देंगे अपन लोग इसमें, तो 2 पाई आर आर प्लस एच हो जाएगा। यानी कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो 2 पाई आर आर प्लस एच होता है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और इसका 1/3 शंकु का होता है, जो कि पहले बता चुके हैं और भी आगे देखेंगे अपन लोग। शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, शंकु इस तरह से ये जॉकर की टोपी टाइप का बनता है, देखा होगा आपने। तो ये जो वक्र वाला हिस्सा होता है उसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई आर एल होता है। यहाँ पे जो आर है वो त्रिज्या है इसकी और एल जो है वो त्रिज्या ऊंचाई होती है शंकु की। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाए तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब नीचे वृत्त वाला हिस्सा और ऐड हो जाएगा इसमें, वक्र पृष्ठ में नीचे वृत्त वाला जो हिस्सा रहता है वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये 2 पाई आर आर प्लस एल ये संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है। शंकु के आयतन का सूत्र अपन जानते हैं कि बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो 1/3 होता है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का फार्मूला होता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाला जो पार्ट आता है सांख्यिकी वाला पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। उसमें 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा, कुल मिला के 6 अंक के प्रश्न इस वाले पार्ट से पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि पहला वाला जो हिस्सा है इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्ट टाइप है, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और 10th में भी महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है माध्यक और बहुलक और माध्य के बीच संबंध क्या है, मतलब ये आपस में किस तरह से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ 3 संबंध दे रखे हैं, देवाली देखिए 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य 2 माध्य, और ये बहुलक माध्य प्लस माध्यक, बहुलक बराबर 3 माध्यक प्लस 3 माध्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसको याद रखने का फार्मूला सिंपल सा ये है कि एक बहू 2 मामा को साथ लेकर 3 माता के दर्शन करने गई, और इसको अपन को याद करना है तो आराम से याद कर सकते हैं कि एक बहू थी 2 मामा को साथ लेकर 3 माताओं के दर्शन करने गई। तो यहाँ पे देखो एक बहू आ जाएगी, 2 इधर माध्य आ जाएंगे और 3 बराबर में माध्यक आ जाएंगे। यहाँ माध्यक यहाँ माध्यिका के लिए शब्द यूज किया गया है, माध्यिका को ही माध्यक कहा जा रहा है यहाँ पर। तो उसका अर्थ करने का सिंपल तरीका है कि एक बहू 2 मामा को साथ लेकर 3 माताओं के दर्शन करने गई। तो ऐसे अपन लोग ये वाला पार्ट याद कर सकते हैं, मतलब ये पहला वाला जो पार्ट है वो सही है, क्योंकि 1 + 2 = 3 इस तरह से एक बहू 2 मामा को साथ लेकर 3 माता के दर्शन करने गई, ऐसे अपन लोग इसे याद कर सकते हैं। दूसरा आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर देखिए, तो इसको अपन लोग एक शब्द में उत्तर वाक्य में कैसे देंगे। साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 का समांतर मान निकालिए। तो समांतर मान निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि आंकड़ों का योग कर लीजिए और आंकड़ों की संख्या का उसमें भाग दे दीजिए। तो ये आंकड़े हैं, इनका जब अपन योग करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा, और 15 में जब आंकड़ों की संख्या 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 इसका माध्य होगा, पहले वाले का जो आंसर होगा वो 3 होगा। फिर ये दूसरा वाला है नीचे वाला, इसमें देखो 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7 का बहुलक क्या होगा। यहाँ पर बात करें तो बहुलक का मतलब ये होता है कि जो ज्यादा बार टर्म आता है, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है आंकड़ों में, जो ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो इन सभी आंकड़ों में अपन देख पा रहे हैं कि जो 7 है वो ज्यादा टाइम आया है। देखो 1 टाइम 1 2 3, ये 3 टाइम आया है, बाकी सब नहीं आए हैं, कोई 3 बार कोई नहीं आया है। 7 3 बार आया, मतलब 3 की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो रही है, सॉरी 7 की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो रही है 3 बार, इसलिए 7 जो है इसका बहुलक होगा, यानी इस वाले का आंसर बहुलक का मान 7 आएगा इसमें। अब अध्याय 15 आता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जिसे अपन संभावना भी कहते हैं। तो यहाँ पे 1 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से और 2 अंक वाले 2 प्रश्न आएंगे, मतलब 2 दूनी 4 और 2 6, तो 6 अंक का कुल इस वाले पार्ट में से पेपर में आना है। चलिए अपन देख लेते हैं सही विकल्प वाले जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प वाला जो प्रश्न है पहला वो देखते हैं, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यदि P है तो उसके ना घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो सिंपल सी अपन लोग बात जानते हैं कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और उसके ना घटने की प्रायिकता का कुल योग 1 होता है। अगर अपन को घटने की प्रायिकता दी गई है और ना घटने की निकालनी है तो 1 में से उसको कम कर देंगे, यानी अगर P घटने की प्रायिकता है तो ना घटने की निकालनी है तो 1 ऋण P हो जाएगा। दैट मीन्स ये डी नंबर का इसका पहले का आंसर, डी नंबर का 1 - P सही है। अगर दूसरा वाला देखते हैं अपन लोग इसमें, तो निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बात है कि जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में रहती है, उसका मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बाकी सब बीच की वैल्यूज रहती है, मतलब 0 और 1 के बीच में ना 0 से कम हो सकता है ना 1 से
बड़ा हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी का मान 0 और 1 के बीच में होता है प्रायिकता का मान। तो इसके अकॉर्डिंग जो बात इसमें नहीं आ रही है वो गलत हो जाएगा आंसर इसका, प्रायिकता नहीं हो सकती वो वाली। देखो ये तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 0 और 1 के बीच में, लेकिन ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। अगर 17 में अपन लोग भाग देंगे 16 का तो 1 दशमलव कुछ आएगा, मतलब 1 से बड़ा आएगा, और 1 से बड़ा इसमें अलाउ नहीं होता। तो यही वाला मान गलत है इसमें ना, दूसरे वाले प्रश्न का जो डी नंबर का है वो सही इसका आंसर है। तीसरा देखते हैं, इनमें से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बात वही फिर से आती है कि प्रायिकता जो रहती है 0 और 1 के बीच में रहती है, 0 तक जा सकती है और 1 तक हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये तो कोई नेगेटिव मान दे रखा है, -1.5 ये नेगेटिव मान है और नेगेटिव मान प्रायिकता होती नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा वाला प्रश्न है उसका आंसर ये बी वाला सही है। अब ये रिक्त स्थान आते हैं, खाली स्थान आते हैं, इनको देख लेते हैं। तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, जो घटना घटी नहीं रही तो उसकी प्रायिकता 0 रहेगी। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, जो घटना घटनी है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। और प्रायिकता का मान सदैव हम लोग जानते हैं कि 0 और 1 के बीच में होता है, तो ये इसमें 0 और 1 इस खाली स्थान में आएगा। सही गलत देख लेते हैं अपन लोग। तो सही गलत में कथन को चेक करते हैं, कैसा कथन है ये स्टेटमेंट, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, सही बात कह रहे हैं वो, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो सही है, ये वाला पहला स्टेटमेंट सही है, सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, तो ये गलत है, घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती नहीं है, तो गलत बात कह रहे हैं, इसलिए असत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये भी बात सही कह रहे हैं, मतलब घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। फिर यहाँ पे देखते हैं अपन लोग के चौथा यहाँ पे प्रश्न आता है, इसमें शब्द और वाक्य में उत्तर देना है। तो उसमें पहला है, किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा। तो किसी घटना की घटने की प्रायिकता और घटना घटने की प्रायिकता का कुल योग टोटल 1 होता है। घटना घटने का और न घटने का मिलाकर कुल प्रायिकता जो है 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, सेकंड वाला कह रहा है, तो असंभव घटना जो होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो उसी घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो इस तरह से ये सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जो राज्य शिक्षा केंद्र से प्रश्न बैंक दी गई थी, उसके एक अध्याय से लेकर पूरे 15 अध्याय तक, और एक अध्याय इसमें बीच में चूंकि 30% सिलेबस छोड़ा गया है इस बार 2022 के एग्जाम के लिए, तो उसके हिसाब से वो एक चैप्टर, एक पार्ट तो पूरा ही हटा दिया गया। बाकी 14 पार्ट में से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जिनमें से पेपर आना है, तो उनकी मैंने आपको अवधारणाओं के साथ उन प्रश्नों के जो आंसर थे उनको समझाया। तो निश्चित है कि बच्चे इनको पढ़कर, इसको समझकर पेपर में अच्छे अंक ला पाएंगे गणित के पेपर में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो निश्चित है कि आप अपने साथियों को शेयर करेंगे, जिससे वो भी इसको समझ के इनका ठीक से प्रैक्टिस करके इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से नंबर गणित विषय में ला सकें। और इसके लिए और इसकी जो PDF है पूरे 1 से लेकर 15 अध्याय तक पूरी PDF सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की और उनके अवधारणाओं को सहित हल करने की, वो सब PDF में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, उससे आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इसे देख सकते हैं और आसानी से मोबाइल की मदद से या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मदद से अच्छे मार्क्स गणित में ला सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, बेस्ट ऑफ लक।